हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। आज की इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। बिफोर 2000 अगर आप रिकलेक्ट करोगे मेमोरीज को, तो बैक देन हम क्रिकेट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे। इनफैक्ट इंडियन टीम का रन्स बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे के कंधों पे होती थी मेजरली, दैट इज सचिन रमेश तेंदुलकर। एंड हम सबको पता है कि हम कितने एक्साइटेड होते थे उन दिनों। हम बेसिकली किसी भी रास्ते चलते चलते अगर मैच दिख रहा है तो कोई शोरूम के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते थे। बहुत सारे लोग अपना काम बंद कर देते थे बिकॉज सचिन तेंदुलकर खेल रहा है। तो बेसिकली हम इतने डिपेंडेंट थे बिकॉज हम सबको पता था कि अगर सचिन आउट हो गया तो रन्स इंडियन टीम के नहीं बनेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़े और अच्छे प्लेयर्स और कंट्रीब्यूट करने लग गए टीम में, आप देखोगे तो टीम जीतने चले गई, राइट। और इसी तरीके से मतलब रिसेंट में आरसीबी के साथ में भी सेम चीज़ होता था। विराट कोहली अगर आउट हो गया तो रन्स बनने मुश्किल है। तो इतना अगर एक ही बंदे के ऊपर अगर हम डिपेंडेंट रहेंगे तो वहाँ पर हमारे जो परफॉर्मेंस है काफ़ी वॉलेटाइल हो सकते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे इंडियन मार्केट्स भी थे। अगर आपको याद होगा 10 15 20 साल पहले की अगर हम बात करें तो बैक देन हमारा एफआईएस फ्लोज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी था। और उन दिनों में अगर एफआईएस माल बेचते थे तो इंडियन मार्केट बहुत तेज़ी से गिरती थी, जैसे हमने 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस में देखा, राइट। और सेम इंटेंसिटी से अगर आप 2020 का देखोगे तो फॉल बेसिकली उतना ज़्यादा नहीं आया और जल्दी रिकवरी आ गई। तो बेसिकली उसके मतलब 2008 के पर्सपेक्टिव से अगर बाकी के आप फॉल देखोगे तो मार्केट ने थोड़ा स्ट्रेंथ बताया बिकॉज ऑफ डीआईएस इनफ्लोज। सो इन द रिसेंट पास्ट वी हैव सीन कि डीआईएस ने काफ़ी अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है मार्केट में। तो अब यहाँ पर एक स्क्रीन पे आप चार्ट देख सकते हो किस तरीके से पिछले कुछ सालों में एफआईआईएस का थोड़ा सा जो मोमेंटम है वो स्लो डाउन, इम्पैक्ट मार्केट में स्लो डाउन होते चले गया है और डीआईएस ने बहुत अच्छे से अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाया है। तो वहाँ पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई थ्रू डीआईएस इंडियन मार्केट्स को। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हो 2015 से लेके 2025 तक पूरे 10 सालों में सिर्फ एक बार 2020 पेंडेमिक के टाइम पे ऐसा ईयर आया जहाँ पर नेट इन्फ्लो जो है डीआईएस का नेगेटिव था। आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स वहाँ पर डर गए थे, बहुत सारे लोगों ने पैसे निकाल दिए और बेसिकली शायद इसलिए ये इन्फ्लो नेगेटिव था। उसके अलावा आप देखोगे एक भी साल नेगेटिव नहीं था। इनफैक्ट अगर आप कंपेयर करते हो 2016 में 40,000 करोड़ के आसपास का नेट इन्फ्लो था और आज की तारीख में अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख करोड़ क्रॉस हो गया है। अगर आप लास्ट ईयर की बात करोगे तो इट वाज मोर देन 5 लाख करोड़। सो इन दो डेटा पॉइंट से हमें ये चीज समझ में आई कि डीआईएस आर नाउ प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू इंडियन मार्केट्स। हेंस इट हैज बिकम वेरी इंपेरेटिव कि हम डीआईएस के डेटा को भी ट्रैक करें। जो इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड्स वगैरह बाय कर रहे हैं उनके सेक्टर के मूवमेंट्स के ऊपर या उनके स्टॉक के मूवमेंट्स के ऊपर अगर हम थोड़ा सा ट्रैक करना शुरू करें तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम समझेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कहाँ पर क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन से सेक्टर्स को ज़्यादा यहाँ पर वेटेज बढ़ाया जा रहा है, कहाँ पर रिड्यूस किया जा रहा है, क्या रिसेंट में चेंजेस क्या हुए। इनफैक्ट कुछ मैं आपको डेमो भी दूंगा जहाँ पर कुछ स्टॉक्स में भी मोमेंटम बाइंग वगैरह की गई है। सो बेसिकली एवरीथिंग इन दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस और यहाँ पर हम जो भी स्टॉक्स अगर डिस्कस करते हैं तो दैट इज़ नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, इट्स जस्ट सब्जेक्टेड टू कि जो डेटा बता रहा है हमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का वो हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग में से जो मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस मार्केट में। हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज आपके साथ में शेयर करते हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म एंड हम बहुत सारे इनसाइट्स आपको शेयर करते हैं। इनफैक्ट रिसर्च में 360 इन्वेस्टिंग पे आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस। अगर इफ यू आर समवन हु इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन मार्केट्स एंड आपको रिसर्च वगैरह में इंटरेस्ट है, दैन दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हर एक रिटेल इन्वेस्टर्स को ये जानने का क्यूरियोसिटी रहता है कि बड़े प्लेयर्स क्या बाय कर रहे हैं। दैट कैन बी फंड मैनेजर्स, कैन बी एएमसी म्यूचुअल फंड्स, कैन बी इंस्टीट्यूशनल, कैन बी एफआईआईज, देयर लॉट ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टर्स जो बाय कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमने एक एवरेज लिया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के फंड सेक्टर एलोकेशन में। तो बेसिकली यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स पे मैक्सिमम लोग बुलिश हैं। प्राइवेट बैंक्स में अप्रॉक्सीमेटली एवरेज एमएफ का एलोकेशन है दैट इज 18.4%। देन कम्स योर टेक्नोलॉजी। बेसिकली टेक्नोलॉजी में लोगों ने रिड्यूस किया है वेटेज, पहले 10% के आसपास होता था, उससे ज़्यादा होता था, लेकिन अब काफ़ी लोगों ने, बिकॉज आपने देखा होगा रिसेंट में विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, ऑल दीज कंपनीज हैव गिवन सिंगल डिजिट ग्रोथ नंबर्स। इनफैक्ट कहीं कहीं भी नंबर्स काफ़ी फ्लैट है, 2%, 1% का ग्रोथ भी एस्टिमेटेड है। तो बेसिकली बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट डूइंग सो वेल, इसलिए अभी फिलहाल काफ़ी सारे जगह पे इनका वेटेज रिड्यूस किया है, लेकिन फिर भी ये 8.5%, 8% के आसपास का कंट्रीब्यूशन रखते हैं।
नाउ थर्ड कम्स योर हेल्थ केयर सेक्टर. हेल्थ केयर सेक्टर कंस्टिट्यूट्स अप्रॉक्सिमेटली 7.6% एवरेज. अगर आप देखोगे तो पिछले 2 साल में ये कमाल ग्रोथ दिखाया है ये सेक्टर ने, बिकॉज पहले इसका 3% 4% से ज़्यादा वेटेज नहीं होता था, लेकिन पिछले 2 साल में क्योंकि हेल्थ केयर में अगर आप देखोगे फार्मा भी आ जाता है, देन विद इन फार्मा दे आर डिफरेंट कंपनीज लाइक APIs, like your new chemical entities, then there are companies in formulation, there are companies in CDMO, like अगर आप DV's लैब देखोगे या फिर आप पिरामिल फार्मा वगैरह देखोगे, देयर लॉट ऑफ कंपनीज. तो अब ऐसी कंपनी जैसे सन फार्मा वगैरह भी अच्छा कर रही है, लुपिन भी अच्छा कर रही है, बिकॉज मार्जिन भी इंप्रूवाइज हो गए, नई US FDA के थ्रू थोड़े अप्रूवल्स वगैरह भी मिल गए हैं ड्रग्स में. इनफैक्ट एक और चीज़ हो जाता है कि यहाँ पर CDMO स्पेस इज डूइंग वेल. अगर आप पिरामिल फार्मा देखोगे, देन कंपनीज जिनके मॉलिक्यूल्स वगैरह भी थोड़े लाइव चले गए, देन अगर आप देखोगे तो ब्लू जेट ने रिजल्ट अच्छे दिए, विमता लैब्स ने रिजल्ट अच्छे दिए. तो दे आर डिफरेंट कंपनीज इन दिस स्पेस जिन्होंने रिजल्ट अच्छे दिए, और इसलिए फार्मा और हेल्थ केयर काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है. इनफैक्ट विद इन हेल्थ केयर स्पेस देर इज़ वन थिंग इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड इज हॉस्पिटल्स. तो बेसिकली पिछले 2 साल में हम वी आर वेरी बुलिश ऑन हॉस्पिटल्स. इनफैक्ट अगर आपको याद होगा, जो लोग रेगुलर व्यूअर है हमारे चैनल पे, 1 साल पहले अगर आपको याद होगा, हमने हॉस्पिटल्स के ऊपर एक सेक्टर एनालिसिस बनाया था, जिसमें हमने बात की थी NH के बारे में, हमने बात की थी रेनबो हॉस्पिटल्स के बारे में, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, देन देयर डिफरेंट कंपनीज लाइक मेडप्लस और इंद्रप्रस्थ मेडिकल. तो बेसिकली वो सब कंपनीज ने भी 2 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और शायद इसको देखते हुए एंड गोइंग फॉरवर्ड जो प्राइवेट कैपेक्स हो रहा है हॉस्पिटल्स में, उसके चलते जो बेड एडिशंस के थ्रू आगे रियलाइजेशन होगा, उसके चलते मुझे लगता है कि लॉट ऑफ पीपल ऑन दिस सेक्टर आर वेरी बुलिश, और इसलिए यहाँ पर वेटेज बढ़ गया है. नाउ गोइंग फॉरवर्ड टू द फोर्थ सेक्टर, दैट इज कैपिटल गुड्स. सो कैपिटल गुड्स में क्योंकि अभी भी जो हमने रिसेंट में देखा दैट अभी हमारा GDP नंबर्स आया, 7.4% का ग्रोथ हमने रजिस्टर किया, राइट. सो प्रिसाइजली इन द लास्ट 2 to 3 years वी हैव सीन दिस कि जितने भी सेक्टर्स बढ़े हैं, चाहे आप एक टाइम आया था जब ये आपके रेलवेज बढ़ रहे थे, उसके बाद डिफेंस में मोमेंटम आया, उसके बाद पावर ट्रांजिशन में डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सेक्टर जो पावर के अंदर आता है उसमें भी आपको मोमेंटम देखने मिला. एंड यू माइट हैव विटनेस दिस के जो आपके सेक्टर्स हैं, जैसे पावर सेक्टर के अंदर जो ट्रांसमिशन वाले सेक्टर हैं, उसमें देयर GVTND हो गया, CG पावर हो गया, अपार इंडस्ट्रीज है, केबल एंड वायर्स में KEI, पॉलीकैब, देयर आर लॉट ऑफ. इनफैक्ट अगर आप कैपिटल गुड्स में ABB इंडिया भी देखोगे, या स्नाइडर इलेक्ट्रिकल, सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉट ऑफ कंपनीज इन दिस स्पेस, जो आपका ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह में भी जो आते हैं, वॉल टाइम ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह, सब ने अच्छा परफॉर्मेंस किया. और ये एक गवर्नमेंट जो कैपेक्स कर रही है उसके थ्रू, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट कैपेक्स, बिकॉज जो हमारे GDP में पिछले 3 साल में ग्रोथ आई, प्योरली डैट इज ड्रिवन बाय योर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स एंड इंसेंटिव्स. बिकॉज अगर आप एक्सपोर्ट्स वगैरह में भी देखोगे तो गवर्नमेंट पुश कर रही है, और डोमेस्टिकली अगर आप देखोगे तो काफ़ी प्रोडक्शन के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, और इसके चलते आपने डिफेंस में भी मोमेंटम देखा, कैपिटल गुड्स में भी देखा, इंफ्रा में भी देखा. सो ऑल दीज कंपनीज हैव डन वेल, एंड अभी फिलहाल रिसेंट में कुछ करेक्शन भी आया. गोइंग फॉरवर्ड ये अभी भी ऐसा लगता है कि यहाँ से गवर्नमेंट का इंटेंशन सिमिलर है व्हेन इट कम्स टू योर रिन्यूएबल एनर्जीज वगैरह. सो यू कैन सी दिस कि ऑर्डर बुक कितने तेज़ी से बढ़ा है, जो हमारे डिफेंस में आप देखोगे या तो पावर्स में देखोगे. सो बेसिकली रिन्यूएबल पावर वगैरह में भी काफ़ी फोकस किया है, और ये जो एक पूरा थीम है ना कलेक्टिवली, इसके चलते कैपिटल गुड्स के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने मिला, और इसलिए 7.2% का वेटेज हमने कहीं ना कहीं कैपिटल गुड्स में भी देखा. बट इंडिपेंडेंटली आप जो भी स्टॉक पिक करोगे आने वाले टाइम में, मेक श्योर यू नीड टू वॉच वैल्यूएशंस फॉर दैट. और वैल्यूएशंस समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये कर रहा हूँ कि मैं एक फ्री वेबिनार हम लेके आ रहे हैं दिस संडे. तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड हो वैल्यूएशन समझने के लिए, हाउ यू कैन फाइंड मल्टी बैगर्स, किस तरीके से वैल्यूएशन चेंज होते हैं, तो दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर द वेबिनार. आई विल सी यू इन द वेबिनार. सो टिल नाउ वी हैव सीन कहाँ पर एलोकेशन बढ़ा है, अब हम समझते हैं कहाँ एलोकेशन घटा है. तो बेसिकली ऑयल एंड गैस सेगमेंट में थोड़ा एलोकेशन रिड्यूस किया है. अपार्ट फ्रॉम दैट PSU बैंकिंग में थोड़ा सा एलोकेशन रिड्यूस किया है, बिकॉज इससे पहले 2 साल पहले अगर आप देखोगे तो PSU बैंक को काफ़ी री रेटिंग मिल रहा था, बिकॉज जो आपके बुक्स थे वो थोड़े क्लीन हो रहे थे, रिटर्न रेशियोज बेटर होते जा रहे थे वहाँ पर, और NPA साइकिल भी उनके लिए फेवरेबल होते जा रहा था, एसेट क्वालिटी इंप्रोवाइज हो रही थी. एंड दैट्स द रीज़न आपने देखा होगा कि क्योंकि वैल्यूएशन में काफ़ी जो आपको गैप था व्हेन यू कंपेयर प्राइवेट बैंक्स वर्सेस PSU बैंक्स, और इसलिए PSU बैंक्स टुक द रन अप. और अभी तीसरा एक और जो अगर आप सेक्टर देखोगे जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग या फिर आपको क्या FMCG है, वहाँ पर कोई मेजर अपटिक हमें देखने नहीं मिला.
सो सेक्टर वाइज हो गया। अब हम शिफ्ट करते हैं एएमसी वाइज, म्यूचुअल फंड वाइज। सो कुछ एएमसी का नाम लेते हैं, यहाँ पर हाईलाइट करते हैं। निपॉन इंडिया को अगर आप देखोगे तो इट हैज़ इंक्रीज इक्विटी एयूएम बाय 9.6% मंथ ऑन मंथ, एंड मार्च में अगर आप देखोगे रिफ्लेक्टिंग हायर एलोकेशन टुवर्ड्स प्राइवेट बैंक्स, हेल्थ केयर एंड कैपिटल गुड्स। इनफैक्ट एक्सेस में आप देखोगे तो यहाँ पर भी हेल्थ केयर में आपको मोमेंटम देखने मिला है, एंड टेलीकॉम में, डोमेस्टिक साइकिल्स में, इंफ्रा में, या फिर आप इंश्योरेंस में भी रिसेंट में काफ़ी सारी कंपनीज है जहाँ पर थोड़ा अच्छा मोमेंटम देखने मिला है ड्यू टू सेक्टर रोटेशन, क्योंकि अभी ये स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ गया है। तो बेसिकली इसके लिए थोड़ा मोमेंटम यहाँ भी देखने मिला। व्हेन इट कम्स टू कोटक, तो बेसिकली कोटक में अगर आप देखोगे इंक्रीज वेट ऑन प्राइवेट बैंक्स, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स एंड रिड्यूस ऑन पीएसयू बैंक्स। वापस एक और ट्रेंड जो हमने बोला एज डिस्कस्ड। डीएसपी में अगर आप म्यूचुअल फंड में देखोगे तो यहाँ पर शिफ्टेड एलोकेशन टू हेल्थ केयर, टेलीकॉम, डोमेस्टिक साइक्लिकल्स यहाँ पर है, फॉलोइंग सेक्टर रोटेशन ट्रेंड्स। इनफैक्ट यूटीआई म्यूचुअल फंड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी रीएलोकेटेड टूवर्ड्स प्राइवेट बैंक, हेल्थ केयर। तो प्राइवेट बैंक, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, ये हमने कंसिस्टेंटली देखा है सारे ही एएमसी जो भी हम अभी तक हमने डिस्कस किया, 3 4 5 एएमसी जो भी हमने डिस्कस किए, दिस ट्रेंड वी हैव सीन। एंड एक और चीज़ हमने यहाँ पर देखा है कि पीएसयू बैंक, ऑयल एंड गैस, बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ अवॉइड की है। एक और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट आप खुद से ट्रैक कर सकते हो, दैट इन मंथली बेसिस पे जो हमारे म्यूचुअल फंड का डेटा आता है। एमफी के थ्रू आप ये डेटा देख सकते हो। एमफी की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से रिपोर्ट मिलेगी मंथ ऑन मंथ। अगर आप देखोगे यहाँ पर मई 25 का रिपोर्ट है, और मई 25 की रिपोर्ट में आपको आके नेट इनफ्लो देखना है। अगर आप नेट इनफ्लो को ट्रैक करते हो तो यहाँ पर सेकेंड सेगमेंट में आपको ग्रोथ इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स देखने मिलेगा। इसमें अलग अलग आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, बाइफर्केशन, जैसे आपका मल्टी कैप फंड है, लार्ज कैप फंड है, लार्ज एंड मिड कैप फंड है, तो उसके इन्फ्लोज आप देख सकते हो। सो लार्ज कैप मल्टी कैप फंड है अट्रैक्टेड अप्रॉक्सीमेटली 3000 करोड़, राइट। उसके बाद लार्ज कैप फंड है 1200 करोड़ के आसपास। देन लार्ज एंड मिड कैप इज अप्रॉक्सीमेटली 2600 करोड़, रफली 2700। फिर 2800 करोड़ पे आपका मिड कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड में 3200 करोड़ के आसपास आ गया। इनफैक्ट आप ये देखोगे रिडेम्पशन भी आया है कहाँ ना कहाँ, डिविडेंड फंड में, वैल्यू फंड में, कॉन्ट्रा फंड में, राइट। सो बेसिकली फोकस फंड हैज मैनेज टू नॉट इवन गेट 1000 करोड़, एंड सेक्टरल फंड में भी आप देखोगे तो 2000 करोड़ आया है। लेकिन ईएलएसएस में काफ़ी रिडेम्पशन हुआ है, 678 करोड़ का रिडेम्पशन आपको देखने मिला। एंड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फंड्स दैट हैज अट्रैक्टेड इज थ्रू फ्लेक्सी कैप फंड्स। सो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैव मैनेज टू अट्रैक्ट 3800 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। और ये इक्विटी के बेसिस में आप ये देख सकते हो कि आपका जो प्रेफरेंस है वो कौन से फंड्स के पास ज़्यादा जा रहा है। पहले स्मॉल कैप फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहे थे, 2 साल पहले की बात है, 1.5-2 साल पहले, 23 की बात है, राइट। लेकिन अगर आप देखोगे तो रिसेंट में फ्लेक्सी कैप फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप, थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच मार्केट में भी देखने मिला है। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में, या तो ऑलरेडी कर चुके हो लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। 360investing.in पे जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, दैट इज़ आवर ऑफिशियल वेबसाइट। अपार्ट फ्रॉम दैट एक इंटरेस्टिंग चीज़, अगर कुछ डिटेल्स आपको जानना है तो उसके लिए मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ। यहाँ पर एक वेबसाइट पे आप आ सकते हो, ET Now पे, वहाँ पर आप यहाँ पर जाके कोई भी फंड सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर जिसके बारे में आपको कुछ जानकारी लेनी है। HDFC फ्लेक्सी कैप जैसे हमने यहाँ पर एक लिया है जस्ट फॉर डेमो। तो बेसिकली अगर इसका परफॉर्मेंस यहाँ पर देख सकते हो, उसका काफ़ी सारे इनसाइट जो है, एग्जिट लोड वगैरह है, एयूएम का साइज़ क्या है, एज कितना है, लॉक इन है या नहीं, ये सब चीज़ आप देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि मंथ ऑन मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, ईयर वाइज आप परफॉर्मेंस भी कंपेयर कर सकते हो वर्सेस कैटेगरी। एंड देन नेक्स्ट कम विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ योर अलोकेशन। तो यहाँ अलोकेशन देख सकते हो, टॉप होल्डिंग्स में कौन सी कंपनी है। सरप्राइजिंगली यहाँ पर भी आप देखोगे ICICI बैंक, HDFC, एक्सिस बैंक, मतलब यहाँ पर भी प्राइवेट बैंक्स के ऊपर काफ़ी बुलिश है कंपनीज। इनफैक्ट अभी आप देखोगे तो नीचे साइड में आपको एक डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस क्लिक करोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। सो बेसिकली कुछ इस तरीके से आपको डिटेल एनालिसिस पोर्टफोलियो का मिल जाएगा। यहाँ पर फाइनेंशियल्स में वेटेज बढ़ाया है, कहाँ पर कम किया है, ये भी सब आपको देखने मिलेगा। एंड यू कैन गेट द डिटेल्स एंड विच कैन बी यूजफुल अगर आप खुद से ही इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हो। बट मोस्टली ऐसा होता है कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि भाई जो टॉप 5 रेटिंग 5 स्टार वाला जो अच्छा फंड है वो जाके इन्वेस्ट करते हैं। बट दैट इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया कि जिसके बेस पे आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो। म्यूचुअल फंड में आपको बीटा वगैरह का ध्यान देना है, सेक्टर एलोकेशन का ध्यान देना है, देन देयर आर एक्सपेंस रेशियो, फंड का साइज़ क्या है, फंड मैनेजर कौन है, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट नीड टू बी कंसिडर्ड व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी म्यूचुअल फंड। सो बेसिकली उसके लिए आप प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो। ओके, सो आपको हमारा नंबर, काफ़ी सारे लोग हमें व्हाट्सएप पे
मैसेज करते हैं या फिर हमारे को वेबसाइट के थ्रू हमारे को रीच आउट करते हैं, तो बेसिकली आप भी वैसा कर सकते हो। आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी मिल जाएगा। सो आने वाले टाइम में जस्ट वापस से रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि हम एक वेबिनार लेके आ रहे हैं। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग जर्नी और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर वैल्यूएशंस कैसे मैटर करता है, ट्रेंड एनालिसिस कैसा होता है, फाइनेंशियल्स कैसे देखने हैं, तो बेसिकली यू कैन जॉइन द वेबिनार। आने वाले टाइम में और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहेंगे। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो डू हिट द लाइक बटन। ऑल्सो लेट अस नो योर डाउट्स एंड सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। हिट द सब्सक्राइब बटन अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड स्टे ट्यून्ड विद 360 इन्वेस्टिंग। मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ में अगले वीडियो में। Till then guys, keep learning, keep going with 360 investing because hope is not a strategy. Thank you.